जी, तो वेलकम है आपका डे 27 ऑफ मास्टर्स सीरीज़। और आज हम बात करने वाले हैं राजा राव मुल्क राज आनंद, उनकी थीम्स, वर्क्स और क्रिटिसिज्म को। जैसे कि हमने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जितना भी इम्पॉर्टेंट है आपके जैसे नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हमने कल एक वन शॉट लेक्चर जो हमने करीबन 40 मिनट का लिया है उसमें हमने सारा कुछ कवर अप किया था। उसमें कैसे ओरिजिन हुआ है इंग्लिश का हमारे इंडिया में, कैसे इमर्जेंस हुआ है और प्रेजेंट टाइम तक की सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। की फिगर्स भी हमने देखे थे, बिग थ्रीज देखे थे, जिसमें हमारे राव आनंद और नारायण थे, मतलब राजा राव मुल्कराज आनंद और हमारे आर के नारायण थे। तो उसमें से जो राजा राव मुल्कराज आनंद है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके वर्क्स, इनके थीम्स, इनका जो भी क्रिटिसिज्म है उसको आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दो सबसे ज़्यादा क्यों मैटर कर रहे हैं ये भी आपको कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, सीखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो आपको क्या कर लेना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है नोट डाउन करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही रिसर्च्ड कंटेंट है, मतलब जिस कीवर्ड वेस्ट है, मतलब आप PYQs देखेंगे और आपको आंसर्स आने लगेंगे, काइंड ऑफ थिंग है जो हम अपनी पूरी मास्टर सीरीज़ में कवर अप कर रहे हैं। तो इन केस अगर आप पेपर 1 को भी हल्के में ले रहे हैं तो मत लीजिए, क्योंकि पेपर 1 का 25 दिन में हमने सिलेबस कंप्लीट करके, यानी प्रॉपर 10 यूनिट्स कंप्लीट करने के बाद अब हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। तो यू कांट टेक रिस्क एनी मोर। ओके, अगली बात अगर हम करें अपने डे 27 की स्टार्टिंग की, तो हम तैयार हैं, हम करते हैं स्टार्ट, है ना। तो बात क्या है कि राजा राव और मुल्कराज आनंद, इनको हम 2 पिलर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं उससे पहले एक बात ये समझो कि जो हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है ना, उसके 3 फाउंडिंग फादर्स हैं, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। ये तीनों मैंने बिग 3 बताया ना अभी, जो मैंने कल डिटेल में डिस्कस किए थे, वही मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। They all wrote their first novels in 1930s and together defined the Indian fiction in English would look and feel like. डे 26 में हम इसका कॉन्टेक्स्ट आपको दे चुके हैं और अब हम इसके डिटेल एनालिसिस में जा रहे हैं। तो अभी बिग 3 आपको याद हो गए होंगे, मुल्कराज आनंद, राजा राव और आर के नारायण। तो बात यह है कि जो मुल्कराज आनंद, जिनका टाइम पीरियड 1905 से 2004 है, ये एक सोशल रियलिस्ट हैं जो एक्सपोज करते हैं अपने वर्क के थ्रू कास्ट को, क्लास को, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस को। और ये किससे इंस्पायर्ड हैं? मार्क्स से, गांधी से और E.M. फॉस्टर से। मार्क्स से आपको याद हुआ आया होगा कार्ल मार्क्स, कैपिटलिज्म, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे याद आ जानी चाहिए, आपके जहन में बैठ जानी चाहिए कि मार्क्स की बात हो रही है तो ये है, फर्डिनेंड साहब की बात हो रही है तो ये है। समझ रहे हो? एक तो पढ़ने का फ़ायदा है। अगर जहन से, दिल से उठ के बात नहीं आ रही तो आप पीछे हैं। ठीक है, तो पीछे ना रहें, इसके लिए ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है। आपका फाउंडेशन कंप्लीट करने के लिए फाउंडेशन सीरीज़ थी और ये आपको मास्टर दिलाने के लिए मास्टर सीरीज़ है। ओके, सोशल रियलिस्ट की जो मैंने बात करी कि ये एक्सपोज करते हैं अपने वर्क के थ्रू क्लास, कास्ट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को, इंस्पायर्ड बाय मार्क्स, गांधी और E.M. फॉस्टर। हिज नॉवेल्स आर अबाउट पेन, सफरिंग एंड प्रोटेस्ट, द एंग्री यंग मैन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। आपको देखने को मिलेंगे एंग्री यंग मैन। अगर वहीं राजा राव की बात मैं करूँ 1908 to 2006, ये एक फ़िलोसफिकल है, जैसे ये सोशल रियलिस्ट टाइप हैं, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप में है, डीप रूटेड इन वेदांता एंड इंडियन मेटाफिजिक्स, इंस्पायर्ड बाय गांधी, संस्कृत ट्रेडिशन और फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स। हिज नॉवेल्स आर अबाउट इनर स्पिरिचुअल सर्च, द फिलोसफर नोवेलिस्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं हाईलाइट भी कर दे रही हूँ, चिंता वाली बात नहीं है, बस आप पढ़ते जाओ, है ना। और अपनी दिक्कत, समस्या, परेशानी जो भी आपको आ रही हो वो पूछते जाओ। और मैं ऐसा कोई होप फालतू की तो सेल करने के लिए यहाँ बैठी नहीं हूँ कि आपको मैं कहानियाँ सुना के रोके रखूँ। नहीं रुको, मैं अभी आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड। आई एम लाइक कि मेरे को जो पढ़ाना है मैं डायरेक्टली आऊँगी, पढ़ाऊँगी, चली जाऊँगी। ठीक है, बाकी की चीज़
बाद में बात करेंगे। पहले आपको कैसे याद रखना है, आनंद फाइट्स फॉर द बॉडी, फाइट्स फॉर द बॉडी, एंड राजा राव फाइट्स फॉर द सोल। आनंद बॉडी के लिए फाइट कर रहे हैं, मतलब कास्ट ऑपरेशन, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी जितनी चीज़ें आ रही हैं ना, क्लास आइडेंटिटी, ये सब कौन किसके लिए कौन फाइट कर रहा है, आनंद। और राजा राव किसके लिए, सोल के लिए, मतलब एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, लाइक व्हाट इज़ इंडिया, बोथ फाइट बट ऑन डिफरेंट बैटल ग्राउंड्स। अब हम मुल्कराज आनंद के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इनका बॉर्न 12 दिसंबर 1905 पेशावर में, और इनका फर्स्ट नॉवल अनटचेबल बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है 1935 में। अवार्ड इन्हें मिला है साहित्य अकेडमी। आइडियोलॉजी इनकी मार्क्सिस्ट और गांधीयन अभी हमने पढ़ी थी। एंड डाइड ऑन 28 सितंबर 2004 एट द एज ऑफ 98 इन पुणे। फेमस प्रेफेस देखने को जो मिला है वो E.M. फॉस्टर फॉर अनटचेबल। ठीक, अब ये जाने कि मुल्कराज आनंद हैं कौन। तो मुल्कराज आनंद grew up watching untouchables being humiliated, laborers being exploited and poor people being crushed by the colonial and caste system। मतलब इन्होंने शुरुआत से ही ये इतना देखा है कि लोग को अनटचेबल्स को कैसे ह्यूमिलेट किया जा रहा है, लेबर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं, करी हैं। तो उसके बेसिस पे ही इंसान की आइडियोलॉजी बन जाती है ना। अब एक इंसान राजा का व्यक्तित्व जी रहा है, मतलब अगर कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, उसकी वैसी आइडियोलॉजी बन जाएगी, उसके अंदर वैसे ही थॉट्स आएंगे रिचनेस वाले, समझ रहे हो। ही वेंट टू स्टडी इन लंडन, मेट प्रोग्रेसिव थिंकर्स इंक्लूडिंग कार्ल मार्क्स आइडियाज थ्रू द लेफ्ट बुक क्लब, गॉट कनेक्टेड टू द ब्लूम्सबेरी ग्रुप। ब्लूम्सबेरी ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया है ना, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ थी, है ना, हाँ, E.M. फॉस्टर, एंड केम बैक विद वन मिशन टू राइट नॉवेल्स दैट फोर्स पीपल टू फील द पेन ऑफ इंडियाज मार्जिनलाइज्ड पीपल। देखो, इनका दुख यहाँ से शुरू हुआ, तो मतलब वो एक जो उन्होंने दुख देखा, बस उसी मिशन के साथ ये वापस आए लंदन से पढ़ाई करके कि मेरे को नॉवेल्स लिखने हैं जो फोर्स करे पीपल को टू फील द पेन ऑफ इंडियाज मार्जिनलाइज्ड पीपल। अब ब्लूम्सबेरी ग्रुप का कनेक्शन क्या है, वहाँ पे उन्हें E.M. फॉस्टर मिले, T.S. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, ये सब लोग इन्हें लंदन में मिले। और फॉस्टर वॉज सो मूव्ड बाय अनटचेबल डेट ही रोट द प्रीफेस। और जो E.M. फॉस्टर हैं वो इतना ज़्यादा काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड हो गए, या उनका बस दिल रह गया कि उन प्रीफेस जो दे रखा है अनटचेबल का वो उन्होंने ही दे रखा है। गांधी इन्फ्लुएंस क्या हुई कि आनंद विजिटेड गांधी एट हिज आश्रम। Gandhi's humanism and work with Harijans, that is untouchables, deeply influenced the content of his fiction. मार्क्स का इन्फ्लुएंस कैसा रहा है, मार्क्स का इन्फ्लुएंस ऐसे रहा है कि आनंद यूज्ड मार्क्स लेंस टू शो हाउ कास्ट एंड क्लास आर इकोनॉमिक एंड सोशल टूल्स ऑफ ऑपरेशन, जस्ट नॉट कल्चरल कस्टम्स। मार्क्सिज्म में हमने जो देखा है बेस और सुपर स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट, वो आपको याद आ रहा होगा कि आइडियोलॉजी को कौन शेप करता है, समझ रहे हो। एक इकोनॉमिक बेस कैसे सुपर स्ट्रक्चर को शेप करता है, ये चीज़ मैंने मार्क्सिज्म में पढ़ाई है ना आपको। अभी आपके पास अगर 2 करोड़ रुपए होंगे तो आप ये सोचने थोड़ी बैठो, मतलब आपकी वो ज़िंदगी अलग हो जाएगी, है ना। और अगर आपके पास 2000 रुपये होंगे तो ज़िंदगी अलग हो जाएगी। तो जो इकोनॉमिक बेस होता है ना, वो शेप कर देता है आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, आपका सुपर स्ट्रक्चर। तो वो मार्क्सिज्म का इन्फ्लुएंस भी इनको भाग गया। राइटिंग स्टाइल इनका नेचुरलिस्टिक, डिटेल्ड, रूटेड इन एवरीडे स्पीच। हिज करेक्टर स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रीट्स, नॉट द ड्राइंग रूम्स। ठीक है, आप एक सेंस कर पा रहे होगे कि इनके दिल में क्या भावना थी। और अनटचेबल की अगर मैं बात करूँ, 1935 का जो वर्क है लंदन में पब्लिश हुआ है, प्रेफेस किसने दिया है, E.M. फॉस्टर ने दिया है, और सेटिंग 1 सिंगल डे की है। प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे कौन है, बाखा, वो इज अ स्वीपर। प्लॉट क्या है, सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो एंटायर नॉवल कवर्स जस्ट वन डे इन द लाइफ ऑफ बाखा, एन 18-year-old स्वीपर Bungi, who cleans latrines and sweeps streets in a North Indian town. One morning he accidentally touches a high-class caste man while walking in the street. This single event explodes into a series of humiliations. He is beaten, cursed, abused and called polluted throughout the day. तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको इसका प्लॉट बता दिया है कि कैसे एक बाखा नाम का 18 साल का जो बच्चा है वो
एज अ स्वीपर वर्क करता है और वो एक हाई कास्ट मैन से बस टच हो गया था, उस चक्कर में उसको पूरा दिन क्या क्या ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा, वो सारी चीज़ें बताई हैं। इसमें 3 सॉल्यूशन ऑफर किए गए हैं एट द एंड। नॉवल एंड हो रहा है बाखा लिसनिंग टू 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस टू अनटचेबिलिटी। गांधी सॉल्यूशन दैट इज अपील टू द कॉन्साइंस ऑफ कास्ट हिंदूज, लव एंड मॉरल अवेकनिंग विल एंड अनटचेबिलिटी, जो हमारा गांधी सॉल्यूशन है। वहीं अगर मैं बात करूँ अ मुस्लिम पोइट सॉल्यूशन, अ सोशलिस्ट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आपने गांधी सॉल्यूशन देख लिया। मुस्लिम पोइट सॉल्यूशन अगर देखें तो अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन विल डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम अलोंग विद द कैपिटलिज्म। और वहीं एक क्रिश्चियन मिशनरी सॉल्यूशन है, कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड एस्केप कास्ट हियरार्की। समझ रहे हैं, ये 3 सॉल्यूशन ऑफर हुए हैं एंड में। वहीं आनंद की खुद की पोजीशन जो है वो ही डज नॉट एंडोर्स एनी सिंगल सॉल्यूशन, ही लीव्स द क्वेश्चन ओपन एंडेड बट hints that flush toilets might and the need for manual scavenging and thus undermine the economic basis of untouchability। उन्होंने एक टेक्निकल सॉल्यूशन का हिंट तो दिया है, मतलब बट अपना कोई ऐसा रखा नहीं है सॉल्यूशन, समझ रहे हो। इनकी अगर की थीम्स की बात करूं तो आपको समझ में आ ही गया है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डीह्यूमनाइजेशन, कॉलोनियल हाइपोक्रेसी, डिग्निटी ऑफ लेबर, आइडेंटिटी क्राइसिस। और नैरेटिव टेक्निक बहुत ही सिंपल रखी गई है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन बाखास माइंड शोइंग हिज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद प्राइड एंड शेम। अब पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि आनंद ओरिजिनली सेंट द मैन्युस्क्रिप्ट टू 19 पब्लिशर्स, ऑल रिजेक्टेड इट। E.M. Forster liked it and agreed to write the preface, which helped it get published by the Lawrence and Lister, London. This is a frequently asked connection. ये कनेक्शन बहुत पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं अगले वर्क की बात करूँ, कूली, दैट इज़ ऑफ 1936। अब मैं आपको इससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मतलब कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस तो कराए थे, है ना। क्वेश्चंस मैंने कराए भी थे और ये होमवर्क में भी दिए थे। इसके आंसर आपने कमेंट डाउन किए नहीं, क्योंकि ये रियल आए हुए PYQs हैं, मेरे बनाए हुए नहीं हैं। तो आपको यू हैव टू डू इट। मैराथन के चक्कर में मत रहा करो कि मैराथन आएगी उसमें हम 200 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, दिमाग का भाजी पाव हो जाएगा, समझ रहे हो। एक साथ एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका क्वेश्चंस करने को दे रहे हैं, उससे रिलेटेड और क्या चाहिए भाई तुमको, अगर तुम सीरियस हो तो। अगर कुछ चाहिए तो वो भी कमेंट डाउन कर दो, है ना। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है बता दो। देखो, ये मैंने एक स्मार्ट टेबल दी थी आप लोगों को, जिसमें मैंने सारे अर्ली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी राइटर्स हैं उनके बारे में लिखा था, उनके वर्क के बारे में लिखा था। और मैंने बोला था कि इस टेबल को आपको उतार लेना है, याद करना है। तो इसमें आपने कितने क्या पढ़े नहीं पढ़े मुझे ज़रा बताओ। देख रहे हो कितना सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके बाद अगर आप इसको मिस आउट कर रहे हो तो इसमें तेरा घाटा, समझ गए। ऑल्सो डेट 27 में पेपर 1 में मैंने एक PDF शेयर की है टेलीग्राम पे, जिसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं आपको। मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं सारी यूनिट्स के, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अपने आप मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं कुली वर्क की, जिसमें क्लास एक्सप्लॉयटेशन और अर्बन इंडिया दिखाया गया है। पब्लिश हुआ है 1936 में। प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे कौन है, मोनो, दैट इज़ हिल बॉय। अब देखो, हर एक जो ये इम्पोर्टेंट है ना, इनका प्रोटैगनिस्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। सेटिंग कहाँ की है, शिमला, बॉम्बे मिल्स, टू बॉम्बे मिल्स। एंड कहाँ पे हो रहा है, मोनोडाइज ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस। प्लॉट क्या है यहाँ पे, प्लॉट ये है कि मोनो एक यंग हिल बॉय है फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हु लीव्स होम टू वर्क एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन शिमला। He then moves to Bombay textile mills as a laborer, that is coolie. The novel traces his journey across different social levels: domestic service, factory work, exploitation by the British and Indian capitalist. He eventually dies of tuberculosis broken by industrial machine। ठीक है, आपको उसकी वो जो
आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ साथ जो उस डीह्यूमनाइजेशन दिख रहा है ना, वो इसमें दिखाया गया है। की थीम क्या है? क्लास एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, माइग्रेशन, लॉस ऑफ इनोसेंस, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर। ठीक है। मार्क्सिस्ट लेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा? देखो, ये हर लेंस से क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो मुल्क राज आनंद हैं वो इंस्पायर किससे हुए हैं? मार्क्स से, गांधी से, गांधी जी से, है ना। तो उनका उनका नज़रिया भी देखना पड़ेगा आपको। मार्क्सिस्ट लेंस क्या है? मूनोज जर्नी इज अ टेक्स्ट बुक मार्क्सिस्ट नैरेटिव। The worker, that is proletariat, is exploited and destroyed by the capitalist system. Anand shows how both Indian upper classes and British colonizers are responsible. और डिफरेंस अनटचेबल से इसका क्या है कि अनटचेबल में हमें एक कास्ट बेस्ड ऑपरेशन देखने को मिल रहा था, डैट इज़ सोशल। वहीं हमें कुली में क्लास बेस्ड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, डैट इज़ इकोनॉमिक। ठीक है। तो ये दो मिलके एक मेजर सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बनाते हैं, इसलिए ये दो वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अनटचेबल एंड कुली। टू लीव्स एंड अ बर्ड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ हमें टी गार्डन एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। ये असम टी प्लांटेशन अंडर ब्रिटिश ओनरशिप की सेटिंग रखी गई है, और यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट जो है वो है गंगू, अ पुअर पीजेंट हु टेक्स हिज फैमिली टू वर्क ऑन अ टी प्लांटेशन। तो इसका प्लॉट क्या है? देखो, मैंने एक समरी टाइप थोड़ा सा बताया है यहाँ पे। इसका प्लॉट क्या है कि गंगूज डॉटर लीला इज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय द ब्रिटिश मैनेजर रेजी हंट। व्हेन गंगू प्रोटेस्ट ही इज किल्ड। द प्लांटेशन सिस्टम प्रोटेक्ट्स द ब्रिटिश perpetrator. The title refers to a tea picking process that two leaves and a bird standard picking method, symbolizing how workers are treated as agricultural tools, not humans. इसकी की थीम्स आपको समझ में आ गई होंगी। कॉलोनियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, रेशियल हियरार्की हो गया, हेल्पलेसनेस ऑफ इंडियन वर्कर्स हो गया, लेबर राइट्स, ब्रिटिश रेशियल एरोगेंस। मतलब ये ऐसा है ना कि आपको प्लॉट ट्विस्ट मालूम है, चीज़ें मालूम है, सेटिंग मालूम है, तो आप अपने आप की थीम्स निकाल लोगे, समझ जाओगे, आपको उतना आइडिया लग जाएगा, है ना। अब टू लीव्स इन वर्ड, अगर आप अपना खुद का इंटरप्रिटेशन रखते हैं कुछ भी, तो आपको एक ये भी सेंस हो रहा होगा कि टू लीव्स यानी कि माता पिता, उनकी जो बर्ड एक कली यानी कि उनका बच्चा जिसको सेक्सुअली असोल्ट किया गया है। मतलब मे बी आपने इस लेंस से ना देखा हो, है ना। दैट्स माई इंटरप्रिटेशन। बट यहाँ पे जो उन्होंने दिखाया है टाइटल को, वो रेफर कर रहे हैं टी पिकिंग प्रोसेस पे, जिसमें टू लीव्स एंड अ बर्ड जो एक स्टैंडर्ड पिकिंग मेथड है। आप बताना आपको मेरा इंटरप्रिटेशन कैसा लगा, या आप किस तरह से सोचते हो। देखो, कमेंट डाउन करोगे, बात करोगे, तब आपकी बात सुनी जाएगी, रखी जाएगी, पता लगेगा हमें। वरना हमें सपना थोड़ी आ रहा है कि फलाने कोने से बैठ गए एक बच्चा देख रहा है, उसके मन में ये बात है, नहीं ना। Significance shows the direct connection between colonialism and sexual violence. The British system provides both the opportunity and impunity for exploitation. कुछ और भी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जैसे थर्ड पार्ट ऑफ ट्रायलॉजी विद लाल सिंह है द स्वॉर्ड एंड द सिकल, अबाउट द किसान मूवमेंट एंड द पीजेंट स्ट्रगल थ्रू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए किसने लिखा है। द बिग हर्ट हैज़ set in Amritsar coppersmith community, and old craftsman Ananta resist industrial machines replacing the traditional craft. थीम इसकी क्या है? ट्रेडिशन वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आपने अपने मास्टर्स में, अपने ग्रेजुएशन में इतने पेपर भरे होंगे, कॉपियाँ भरी होंगी एग्ज़ाम देने में, कि आपको थीम तो पढ़ के समझ में आ जाता होगा कि अच्छा इसमें ये है। अब इसने रेजिस्ट किया है इंडस्ट्रियल मशीन को, रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, तो आप अपने आप थीम बना लेंगे, है ना। डिग्निटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग कैसे कॉपियाँ भरे हैं ना, आप क्या सब वैसे ही भरते हैं। 7 समर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क नॉवल है। आनंद ओन चाइल्डहुड एंड पेशावर, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी इन फिक्शन फॉर्म। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की अगर मैं बात करूँ तो डेकाटेंट महाराजा, हिज रिलेशनशिप विद द लोअर कास्ट कॉन्क्यूबाइन, मेंटल ब्रेकडाउन, क्रिटिक ऑफ फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी पोस्ट इंडिपेंडेंस। और वहीं जो एक वर्क है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द विलेज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पार्ट ऑफ लाल सिंह ट्रायलॉजी अबाउट पंजाब पीजेंट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ट्रायलॉजी की जो बात है वो आपको ये याद रखनी है कि आनंद ने ट्रायलॉजी लिखी है अबाउट लाल सिंह, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। ये पूछा जाता है सीक्वेंस, तो आपको याद रखना है विद डेट।
अब आनंद से रिलेटेड, मुल्कराज आनंद से रिलेटेड मैंने आपको क्या क्या बताया कि इनकी आइडियोलॉजी, इनका जो एक मानना करना था वो मार्क्स, गांधी और E.M. फॉस्टर, जिससे आनंद के नॉवेल्स एक सोशल रियलिज्म और प्रोटेस्ट फिक्शन की तरह उभर के आते हैं, जिसमें कास्ट ऑपरेशन, क्लास एक्सप्लॉयटेशन और कॉलोनियल वायलेंस हमें देखने को मिलता है। इन सब के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और इनका गोल क्या है? अवेकन कॉन्साइंस, मतलब इंसान को पढ़ के ऐसा दिल में बैठ जाए कि उसे लगे कि सोशल चेंज लाना है और ह्यूमन डिग्निटी फॉर ऑल। तो मुझे लगता है आपको मुल्कराज आनंद अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो कमेंट डाउन कर देना। वहीं अगर मैं बात करूं राजा राव की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनका जो जन्म हुआ है वो 8 नवंबर 1908 हसन कर्नाटका में हुआ है, और वहीं ये इनकी मृत्यु हुई है 8 जुलाई 2006 ऑस्टिन टेक्सास एट द एज ऑफ 97। इनका फर्स्ट नॉवल कंथपुरा 1938 का, और इनका फेमस प्रेफेस टू कंथपुरा जो है ये बहुत फेमस है, और ये किसने लिखा है अभी अभी सब जानेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में थे, तो इनकी जो थी रुख था वो वेदांता, गांधीज्म इसकी तरफ था, संस्कृत। एजुकेशन इनकी हैदराबाद, मॉन्टेपेलियर, फ्रांस यहाँ हुई है। और अब जानते हैं कि राजा राव हैं कौन। तो राजा राव एक ब्राह्मण फैमिली में कर्नाटका में इनका जन्म हुआ, और ये फ्रांस चले गए पढ़ने के लिए। ठीक, पहले फ्रांस गए, फिर पेरिस गए, और वहाँ इन्हों को मिले यूरोपियन फिलोसफर्स, यूरोपियन फिलोसफर्स मिलने के साथ साथ संस्कृत स्कॉलर्स भी मिले। वहाँ पे उन्हें वो अंडर इन्फ्लुएंस हो गए गांधी फ्रीडम मूवमेंट और वेदांतिक फिलोसफी के, क्योंकि जिसको जिस तरह की संगत मिल जाती है उसका वैसा रुख नज़रिया हो जाता है। ये तो बात मानेंगे आप, है ना। ये हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। Gandhi's freedom movement and Vedantic philosophy, the idea that ultimate reality is one, that is Brahman, and the individual existence is Maya or illusion. Unlike Anand, who wanted to change society, Raja Rao wanted to understand the soul. ये डिफरेंस समझे रखना, इससे बहुत PYQ असर्शन रीजन में बहुत हेल्प मिलेगी, समझ रहे हो। सोल ऑफ इंडिया इन एक्सप्रेस इट इन इंग्लिश। अब आप कहेंगे क्या आप मैराथन्स नहीं करेंगी? मैं मैराथन्स कराऊंगी, बट मेरा तरीका थोड़ा अलग होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लंबे लंबे मैराथन्स 2-2, 4-4 घंटे के लेने वाली नहीं हूँ। मैं सिंपल आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी, सारी चीज़ें कराऊंगी, PYQs कराऊंगी, बट द थिंग इज़ इन माई ओन वे। ओके, और अगर हम एक जो हमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए है लाइव आने का, वो अगर सब्सक्राइबर काउंट हमारा अगर पूरा हो जाता है लाइक 50 और 100, तो हम लाइव आके भी चीज़ें कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर वे में, कम टाइम में, समझ रहे हो। तो अगर वो आपके बस में हो तो आप थोड़ा सब्सक्राइबर ऊपर करवा दो, जिससे मैं लाइव आके आपको पढ़ा सकूँ, है ना। वेदांता इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूं तो ये जितना भी हमारे उपनिषद से लिए गए हैं वो हमें बता रहे हैं ब्राह्मण द अल्टीमेट रियलिटी, इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मन, सेम एज ब्राह्मण द वर्ल्ड माया। वर्ल्ड क्या है? माया है ना। ये जो फिलॉसफी है इसको कैसे चेंज किया राजा राव के कैरेक्टर्स, कैसे सोच रहे हैं, कैसे मीनिंग की तलाश में जा रहे हैं, अभी मैं कंतापुरा पढ़ रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँ गांधीज के इन्फ्लुएंस की, तो कांतापुरा इज डायरेक्टली अबाउट अ विलेज बीइंग स्वेप्ट अप गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर राजा राव। गांधी वॉज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल लीडर बट अ स्पिरिचुअल गुरु, अ मॉडर्न इनकारनेशन ऑफ डिवाइन पर्पस। फ्रेंच इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं कांतापुरा डिटेल में भी पढ़ाऊँगी, चिंता मत करो, वहाँ आपको सारा गांधी इन्फ्लुएंस सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी थोड़ा सा ये देख लो कि फ्रेंच का इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस उन पर क्या रहा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय फ्रांस में बिताया। न्यू सरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म रिमेन्ड अ ब्रिज बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। अब किसी को संस्कृत का भी ज्ञान है, वेद का भी ज्ञान है ना, और किसी को फ्रांस में सरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म ये चीज़ें भी ज्ञान है, तो वो कहीं ना कहीं फंसा रह जाएगा ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी में। राइटिंग स्टाइल इनका है लॉन्ग फ्लोइंग सेंटेंसेस, ओरल ट्रेडिशन, संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश, डेंस फिलोसफिकल पैसेजेस, नॉट इजी रीडिंग बट डीपली रिवॉर्डिंग।
कंथापुरा के जो एक गांधी नॉवल है जिसकी मैं बात करूँ, ये पब्लिश हुआ है 1938 लंदन में। इनके नरेटर जो है वो हैं अचक्का, एक ओल्ड वुमेन। सेटिंग इसकी है कंथापुरा विलेज में जो कर्नाटका में है, और नरेटिव स्टाइल इनका है हरी कथा। हरी कथा स्थल पुराण वाली, मतलब लोग जो बोल के ऐसे कथाएं सुनाते हैं, वो काइंड ऑफ थिंग। और अचक्का मतलब जैसे दादी लोग, ग्रैंड मदर्स ये कहानियाँ सुनाती है ना, तो वो वाला थोड़ा सा टच आया है यहाँ पे, ठीक है। प्लॉट क्या है? प्लॉट ये है कि कंथापुरा एक बहुत छोटा सा गांव है साउथ इंडिया में। वहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है मूर्ति। बच्चा मतलब एक आदमी है, मूर्ति, जो लौटा है गांव में और गांधी के आइडियाज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। ही स्टार्ट द फ्रीडम मूवमेंट इन द विलेज विद रैलीज, हड़ताल्स, ब्रेकिंग ऑफ कास्ट बैरियर्स. The British and the local police unleash violence. The village is destroyed, people are beaten and imprisoned, but the spirit of resistance survived. अब यहाँ पे जो नरेटर हैं अचक्का, जो एक ग्रैंड मदर, ओल्ड ग्रैंड मदर, नरेट्स द एंटायर स्टोरी. दिस इज राजा राव's deliberate choice. The narrator is the voice of village community, the oral tradition, the grandmother who sits and tells the story. She does not fully understand everything she narrates. एक उनका लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, बट शी रिप्रेजेंट कलेक्टिव मेमोरी. गांधी यहाँ पे गॉड फिगर की तरह क्यों दिखाए गए हैं? क्योंकि गांधी कभी भी नॉवल में डायरेक्टली अपीयर नहीं हुए हैं, उनको एक फिगर की तरह बताया गया है. ये इज स्पोकन इन माइथोलॉजिकल टर्म्स कंपेयर टू राम सीन एज डिवाइन फिगर. देखो कांथापुरा अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना एक बार, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा. दिस इज वेदांतिक गांधी, नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन बट अ स्पिरिचुअल फोर्स. स्थल पुराण की फॉर्म क्या है? जो हमारी ये The South Indian village has a Sthal Puran, a mythological history of how the village was founded, connected to a deity. Raja Rao writes Kanthapura as if it is the Sthal Puran of the village, mixing history with myth, present with past. कास्ट वाला अगर हम सीन देखें तो यहाँ पे क्या है कि एक रिस्ट्रिक्ट कास्ट जोग्राफी है. यहाँ पे ब्राह्मण के क्वार्टर्स हैं, अनटचेबल के क्वार्टर्स है. मूर्तिज गांधीयन मिशन इंक्लूड ब्रेकिंग दीज कास्ट डिविजन्स. दिस इज वेयर द विलेज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस. प्रेफेस की लाइन आपको क्या याद रखनी है? ये याद रखनी है कि देयर इज़ नो विलेज इन इंडिया हाउएवर मीन दैट हैज not a rich स्थल पुराण or legendary history of its own. This is Raja Rao explaining why Kanthapura is written the way it is. अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है. और वहीं इनके अगले वर्क की बात करूँ, द सर्पेंट इन द रोप. अब देखो, जब मैंने बोला कि मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इट्स लाइक मैंने अपनी तरफ से आपको समझा दिया. बट इन केस आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट डाउन कर दो, मैं एक यूट्यूब शॉर्ट्स बना के आपको समझा दूँगी. मेरा काम क्या है? आपको समझाना, आपको पढ़ाना, आपको सिखाना, समझ रहे हो? बट उसके लिए आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा कि हाँ नहीं समझ में आया, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. द सर्पेंट इन द रोप की बात करूँ, ये एक फिलोसफिकल मास्टर पीस है इनका, जो पब्लिश हुआ है 1960 में. इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है. और इसमें प्रोटैगनिस्ट हमें जो देखने को मिली हैं वो हमें मिले हैं रामास्वामी. सेटिंग इसकी इंडिया और फ्रांस की रही है. और टाइटल को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इन वेदांता देयर इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल. इन द डार्क यू सी अ रोप ऑन द फ्लोर एंड मिस्टेक इट फॉर अ सर्पेंट. ये आपको ये एक क्लासिक एग्जांपल आपने सुना होगा कि अंधेरे में अगर रस्सी भी पैर में लिपटे तो लगता है सांप लिपट गया, काइंड ऑफ थिंग. सुनिए ना, यू पैनिक बट वंस यू ब्रिंग अ लैम्प यू सी इट as only a rope. The serpent was illusion, that is Maya. Your mind created it. The rope is the reality, that is Brahma. The whole novel is about this. The world and the human relationships are like the serpent. We mistake illusion for reality. True liberation comes when we see the rope, realize the ultimate truth. अब बात क्या है कि ये क्योंकि फिलोसफिकल मास्टरपीस रहा है तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये माया से दूर होके एक अल्टीमेट रियलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं हमें. और इसका प्लॉट आपको अगर मैं बताऊं तो रामास्वामी इज़ अ साउथ इंडियन ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल लिविंग इन फ्रांस. ही मैरीज अ फ्रेंच वुमन मेडलिन बट देयर मैरिज फेल्स. She converts to Buddhism. He remains Hindu. He has affairs, suffers, philosophizes.
द नॉवल इज एसेंशियली हैज़ लॉन्ग इंटीरियर मोनोलॉग एज ही सर्चेस फॉर मीनिंग एंड एनलाइटमेंट। मतलब बेसिकली वो मीनिंग और एनलाइटमेंट की खोज में है। और इसका ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा कि मैरिज जो है रामास्वामी और मेडेलिन की रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पॉसिबल यूनिट बिटवीन Eastern, that is Hindu, and Western, that is rationalist या Christian world views. They love each other but cannot understand each other's souls. समझ रहे हो? ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। इसका नैरेटिव स्टाइल वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, डेंस फिलोसफिकल डिग्रेशंस रहा है, और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है पढ़ने में। मतलब आप जब पढ़ोगे आपको लगेगा कि अरे इतना ऐसा, समझ रहे हो? अच्छा, अब बात आ रही है साहित्य अकेडमी अवार्ड क्यों जीता है। तो इसलिए जीता है क्योंकि इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द फाइनेस्ट फिलोसफिकल नॉवल इन द इंडियन इंग्लिश, शोइंग दैट इंडियन मेटाफिजिक्स कुड बी एक्सप्रेस्ड एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ लिटरेरी आर्ट इन इंग्लिश. The title itself encapsulates Vedanta's central teaching, that is Serpent Maya and Rope Brahman, that is ultimate reality. The spiritual quest is recognizing the rope beneath the serpent. द कैट इन द शेक्सपियर की बात करूँ, ये एक फेबल नॉवल है। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैट जो है वो रेफर कर रही है वैष्णव कॉन्सेप्ट ऑफ मजरा न्याय, दैट कैट वे टू गॉड एंड अ kitten surrenders completely to mother cat which carries it by the neck. This is total surrender to God's grace, that is bhakti marg. You don't work for liberation, you surrender and God lifts you up. Compare with monkey way. देखो कैट इन द शेक्सपियर जो है ये आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मंकी वे जो है दैट इज़ मरकत्य न्याय। देखो कैट वाले में क्या है, आप सरेंडर कर दे रहे हो वर्ड की तरफ, मतलब लिबरेशन के लिए नहीं बट काइंड ऑफ थिंग कि आप पूरी तरीके से सरेंडर कर दे रहे हो कि अब जो होगा भगवान संभालेंगे। सरेंडर एंड गॉड लिफ्ट्स यू अप. बट compare with monkey way, the baby monkey holds on it to its mother by its own effort, that is self effort. The Shakespeare reference suggests that this is also about the human drama play of existence. प्लॉट इसका क्या है, प्लॉट इसका जो है वो त्रिवेंद्रम में सेट है, जहाँ पे दो ऑफिस वर्कर्स रामकृष्ण पाए हु इज नरेटर एंड गोविंद नायर हिज फिलोसफिकल फ्रेंड एंड गाइड. गोविंद नायर इज अ काइंड ऑफ होली फूल. ही सीज द वर्ल्ड एज अ गेम, surrenders to divine grace and seems to be living in the state of enlightenment. The novel is a meditation on grace, acceptance and absurdity of ordinary life. जिसको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना. स्टाइल इसका क्या है कि मच शॉर्टर देन द सर्पेंट एंड द रोप, बट मोर प्लेफुल, ऑलमोस्ट फेबल लाइक, यूजेस ह्यूमर एंड सिंप्लिसिटी टू कन्वे प्रोफाउंड वेदांतिक आइडियाज. ये दो चीज़ें याद रखना, मजरा न्याय और मरकटा न्याय, ठीक है, कैट वे और मंकी वे, ये पूछ लेता है. तो इनके अगर मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊं तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये वेदांत गांधी और फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स की आइडियोलॉजी के साथ इनका जो फिक्शन है वो फिलोसफिकल स्पिरिचुअल क्वेस्ट की तरफ जाता है. कांथापुरा, सरपेंट एंड रोप, कैट एंड शेक्सपियर आपको याद रखने हैं. ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे ऐसे ही आते हैं कि क्या, जिस तरह के अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी, चिंता मत करो. अब एक स्मार्ट टेबल है जिससे आपको इन दोनों का पूरा सब कुछ ये देखने को मिल रहा है एक जगह पे, है ना, देखने को मिल रहा है. तो बस फटाफट से आपको क्या करना है, इस टेबल को या तो नोट डाउन कर लो, नोट डाउन नहीं करना तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको समझ में आए आपको याद करना है एट द एंड ऑफ द डे. और मुझे लगता है आधी चीज़ें याद हो गई होंगी, इतना आराम आराम से पढ़ाया है मैंने, है ना. इनका फोकस क्या रहा है, इनका फेमस क्रिटिकल पैराटेक्स्ट क्या रहे हैं, प्रोटैगनिस्ट का टाइप क्या रहा है, जैसे इसमें इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण रहा है या मार्जिनलाइज स्वीपर रहा है, समझ रहे हो. तो वो सारी चीज़ें जितनी जाननी ज़रूरी हैं वो सारी यहाँ इस टेबल में आपके लिए मौजूद हैं. अब ये आपको खुद से पढ़ना है क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, अभी परसों नरसों नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाया है. मुल्कराज आनंद के सारे वर्क्स एक जगह हैं. इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो आपको हेल्प हो जाए. देखो ये आपके हो गए मुल्कराज आनंद, सारी चीज़ें एक जगह पे, वहीं राजा राव, ये सारी चीज़ें एक जगह पे, ठीक है. अब ये आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, और ये तो आप ही को करने होते हैं, आपको मालूम है. आपको करने का मतलब है आप पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर कमेंट डाउन करिए, आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिए, और एक बार दिल से बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस हुए कमेंट डाउन करके. मतलब मैं अगर आपको सच्ची बताऊँ ना, आई एम ऑन हैवी मेडिकेशंस. मतलब मैंने ये सीरीज़ शुरू की थी जितने जोश जज्बे से आपकी हेल्प करने के लिए, आपके सब
मदद करने के लिए, है ना। बट द थिंग इज़ कि आई एम एट दैट स्टेज कि जहाँ मेरे को आँख खोल के काम करने में भी बहुत मेहनत लगती है मतलब कि स्क्रीन से मैं इतना ताल्लुक़ नहीं रख सकती, क्योंकि आँखों में भी दिक्कत है और भी मतलब आई एम ऑन हैवी मेडिकेशन, समझ रहे हो। तो कई बार मैं बहुत नम्ब से फील कर रही होती हूँ जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, तो ऐसी स्टेज में पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा भी बेटर फील करती हूँ, आई रिकॉर्ड द लेक्चर एंड अपलोड इट। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़ कि आपको पूरा लेक्चर कैसा भी लगता है, जो भी आपको समझ में आता है, नहीं आता है, अच्छा बुरा जो भी चीज़ है, आप एक बार कमेंट डाउन करो, मुझे बताओ, जिससे मुझे तो भी पता लगे ना। इट्स लाइक टीचिंग अ ब्लैंक पेज, कि मैं बस लोगों को पढ़ा रही हूँ और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आई नीड योर रिस्पॉन्सेज वेरी मच, क्योंकि मेरे को भी स्ट्रेंथ चाहिए। मेरा वो एक मानना है कि मैंने ये सीरीज़ इतनी जद्दोजहद से सोच के सिस्टमेटिकली डिज़ाइन की है, तो आई विल कम्प्लीट इट ऑन टाइम, है ना। आई विल कम्प्लीट इट ऑन टाइम। आपको कंटेंट क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ऑन प्लेस। मैं मेहनत कर रही हूँ, बट द थिंग इज़ आई नीड योर रिस्पॉन्स, आई नीड योर फीडबैक। सो प्लीज़ इसके आंसर कमेंट डाउन करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, और इतनी सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं उस तरह का प्रमोशनल वीडियोस भी नहीं डाल रही हूँ कि भाई आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि मैं शॉर्ट्स डाल के आपको बुला रही हूँ कि आ जाओ ये लेक्चर देख लो, नहीं, काइंड ऑफ थिंग, समझ रहे हो। बट एज आई हैव प्रोमिस्ड यू फॉर द सीरीज़, तो आप देख लीजिए डे 27 हम कर रहे हैं, तो होपफुली हम डे 50 तक करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट डे 35 तक। और बस फिर उसके बाद हमें रिवीजन वाले जोन में आ जाना है, और आई होप कि मेरी हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और विद गॉड ग्रेस एवरीथिंग विल बी फाइन। आई विल बी एबल टू कम अप विद मोर एनर्जी। सो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर कमेंट डाउन करना। थोड़ा सा दिल भारी हो रहा था तो बस हल्का कर लिया, अपनी बात कह ली। तो मुझे लगता है आप भी सुनेंगे, आप अपनी बात अभी रखेंगे, क्योंकि स्टडी वाइजली नॉट ब्लाइंडली है ना। और हम आपको वो डोज दे रहे हैं जो आपको चाहिए एक्चुअल में, द डोज यू नीड। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना यार, है ना। प्रेफेस आपको समझ में मतलब आपको याद ही हो गया होगा कि अनटचेबल का प्रेफेस किसने दिया है। अब बताओ इसमें आप एलिमिनेट कर पा रहे हो ना आराम से। मतलब ये आपका जून में आया हुआ क्वेश्चन है, ये दिसंबर में आया हुआ है, सरपेंट इन द रोप। तो ये क्वेश्चंस आपको कमेंट डाउन करने हैं, इसके आंसर। 4th क्वेश्चन मुल्कराज आनंद का करेक्ट ऑर्डर बताना है। कांथापुरा, कैट एंड द शेक्सपियर, कैट वेज, मुल्कराज आनंद का कूली। मैं कह रही हूँ ना, इसका प्रोटैगनिस्ट तो याद ही रखो, करेक्टर्स याद रखो, वो बात की बात है, प्रोटैगनिस्ट तो याद ही होना चाहिए। राजा राव रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर विच नॉवल, बताओ। ये सारे अभी पढ़ाए हैं मैंने, और ये आए हुए हैं, समझ रहे हो आप डिटेलिंग देखिए। मतलब द नरेटिव टेक्निक ऑफ कांथापुरा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अभी तक जिन बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम नरेटिव टेक्निक का हम क्या करें, हमें थ्योरी का पेपर थोड़ी लिखना है। देखो देखो देखो, लेटेस्ट 2 लीव्स एंड वर्ड सिम्बॉलिकली। चलो इसके आंसर्स नहीं दिखाऊंगी, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ें समझ में आने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये हमारा है एक वो कि रिपीटेडली क्या पूछ रहा है। तो अनटचेबल तो पूछ ही रहा है, 3 सॉल्यूशन क्या है वो अलग से पूछ लेता है आपके बड़े बड़े से लैंग्वेज देके, ठीक है। कूली, नॉट किल्ड नॉट ड्राउंड, क्लासिक डिस्ट्रक्टर क्वेश्चन, मोनोडाइज ऑफ टीबी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछ लिए जाते हैं, और ये हमारा कुछ ट्रैप्स हैं जिसमें आपको नहीं फंसना है। अब प्रीफेस किसने लिखा है, E.M. फॉस्टर ने लिखा है, ना ही ऑरवेल, ना ही इलियड, ना ही ईट्स। अच्छा, कल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें प्रीफेस W.B. ईट्स ने लिखा था। चलो उसका आंसर मुझे दे दो, किसका प्रीफेस W.B. ईट्स ने लिखा है जो मैंने कल पढ़ाया। तो कहोगे ऐसे तो बहुत हो गया, लिखो कल जो मैंने पढ़ाया वो बता दो मुझे। तो ये क्विक रिवीजन,
थिंग। सो आई होप आज के लिए आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। और ये पेपर 1 में मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, इन केस यू हैव मिस्ड इट, यू हैव टू डू इट। सो विद दिस आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जैसा भी जो भी चीज़ें आप फीडबैक देंगे इतनी तो उम्मीद कर सकती हूँ मैं। और मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें, अपनी बात कहते रहें, सवाल पूछते रहें, जवाब देते रहें और पढ़ते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।